हेलवियर्स हम लोग कर रहे थे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग पहले ही कंप्लीट करके अपने चैनल की प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है मेडिवल हिस्ट्री का है और पहला टॉपिक का नाम है हमारा आज का परमार डायनेस्टी। यानी कि हम लोग आज परमार डायनेस्टी के बारे में समझेंगे जो कि हमारे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है हमसे। स्टार्ट करते हैं और बाकी जिन्हें हिस्ट्री में दिलचस्पी है वो भी पढ़ सकते हैं, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग बात करें परमार डायनेस्टी के बारे में, तो माना जाता है कि ये मेडिवल टाइम में हम लोग बात करें मेडिवल टाइम पे कि ये कहाँ पे राज करते थे, मालवा वाले रीजन पे, जो कि प्रेजेंट डे सेंट्रल इंडिया है। जैसे कि हम लोग बात करें मध्य प्रदेश हुआ, उस वाले रीजन में इनका राजकाल चल रहा था। उनका टाइम पीरियड 9th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी तक था। और हम लोग बात करें कि इनका टाइम पीरियड एक्चुअली 9th सेंचुरी नहीं था, ये लोग 1800 के बाद ही स्टेब्लिश हो गए थे, पर पावरफुल कब हुए, 9th सेंचुरी के बाद पावरफुल हो गए। और ऐसा माना जाता था कि ये लोग किससे, अग्निकुल यानी कि अग्निवंश से बिलोंग करते थे। जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में चौहान के बारे में सुना था कि जो चौहान थे वो किससे बिलोंग करते थे, वो भी अग्निकुल यानी कि अग्निवंश से बिलोंग करते थे। अब हम लोग बात करेंगे परमार राजवंश के बारे में डिटेल से। और इनका जो टाइम पीरियड है वो है कब से, 972 एडी से लेकर 305 एडी तक था। और हम लोग बात करें, मैंने अभी हाल बताया, तो यहाँ से ये थोड़े पावरफुल हो गए थे, इस वजह से ये टाइम पीरियड लिया गया है। और इनकी कैपिटल धर और मंडू है, जो कि हम अभी मैप में दिखाएंगे, और जो कि कहाँ है, प्रेजेंट समय पर एमपी में बिलोंग करती हैं। और हम लोग बात करें इसके फाउंडर कौन है, इसके फाउंडर है उपेंद्र, यानी कि जिनका नाम था कृष्ण राजा। और हम लोग बात करें, इन्होंने अपना एम्पायर 9th सेंचुरी की स्टार्टिंग में रख दिया था। और जो सीएक्स सेकंड थे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर है हम इनके पर्सपेक्टिव से, क्योंकि भैया इन्होंने अब जो मतलब ऐसे साम्राज्य को अपना अलग कराया, इंडिपेंडेंट कराया था। और किसे हराकर, जो राष्ट्र मतलब इन्होंने क्या किया था, ये इन्होंने राष्ट्र वो मान्यखिड़ की गद्दी ले ली थी। किसको, जो राष्ट्रकूट राजा थे खौतज्ञ, खौतज्ञों को हराकर इन्होंने राष्ट्रकूट, ये राष्ट्रकूटों की जो जगह थी क्या, माल वो मानखेड़ा, जो कि अभी मैं मैप में दिखाऊंगा। तो उन्होंने उसे जीत लिया था मानखेड़ा को, किसे, खौतज्ञ को हराकर मार मार के भगा दिया उन्हें, और ये खुद राजा बन गए वहां के। अब हम लोग मैप में थोड़ा मैपिंग बैक देख लेते हैं। तो ये हमारा इंडिया का मैप है और ये हमारा, ये सेंट्रल इंडिया का पार्ट है। और यहाँ पे आप लोग जो पॉइंट से देख रहे हैं, रेड पॉइंट, ये क्या है, ये इंदौर वाला रीजन है। और जो काले से है वो क्या है, घर है। और जो नीले से है वो मंडू है। तो ये उनकी लोकेशन है, कहाँ पे एक्चुअली बिलोंग करती थी। और ये रहा हमारा मानखेड़, या फिर हम लोग ऐसे मान्यखेत बुलाते थे पहले। और ये रहा इनका रीजन, कि कहाँ कहाँ इनका रीजन वगैरह फैला हुआ था। अब हम लोग बात करेंगे इनके एक्सटेंडेड रूल की, यानी कि इनका जो साम्राज्य, तो सेंट्रल तो था ही वो, और कहाँ कहाँ इनका रूल फैला हुआ था उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो अब हम लोग बात करें, ये मालवा के आसपास के रीजन में भी राज करते थे, वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया में, वेस्ट सेंट्रल इंडिया में। और इनके अंदर टेरिटरीज कौन कौन सी आती थी, जैसे चित्तौड़ हुई नॉर्थ में, कोंकण साउथ में, यहाँ से यहाँ तक इनका पूरा साम्राज्य फैला हुआ था। और हम लोग बात करें कि सब वेस्ट में, साबरमती रिवर से वैदसा में, ईस्ट में, इतना बड़ा इनका साम्राज्य फैला हुआ था। तो आप लोग खुद मैप में देख रहे हो कितना बड़ा साम्राज्य इकट्ठा कर लिया था परमार राजवंश ने। अब हम लोग बात करेंगे इनके फेमस फेमस रूलर्स की, जो कि हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और हम लोग इनके बारे में काफ़ी कुछ सुनते भी रहते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें सीएक्स सेकंड के बारे में, तो हमने अभी हाल बात कल भी ली थी कि भैया ये बहुत ज़्यादा पावरफुल रूलर थे और इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट करी, मतलब अपने राज्य को इंडिपेंडेंट करा लिया था। और हम लोग बात करें कि इन्होंने राष्ट्रकूटों के राजा को भी हरा दिया था। और इनके दूसरे रूलर कौन है, पृथ्वी वल्लभ। कौन है, पृथ्वी वल्लभ। और दूसरे कौन कौन है, सिंधु राजा। और सिंधु राजा के बाद आएंगे हमारे राजा भोज। राजा भोज का नाम तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा। इवन कि अगर आप लोग हम लोग बात करें कि नॉर्थ साइड से बिलोंग करते हैं, तो फिर आप लोगों ने इनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ, या फिर मैंने भी इनके बारे में बहुत सारी बचपन से इनकी मुहावरे टाइप में और लोकवंतियाँ होती हैं, उसके बारे में सुना था। सॉरी फॉर दैट, वो बीच में ज़रा कॉल आ गई थी, इस वजह से मैं थोड़ा लेक्चर रोकना पड़ा था, उसके लिए सॉरी। और हम लोग अब दोबारा से हम लोग इनके जो फेमस रूलर्स थे उनके बारे में पढ़ ले रहे हैं। तो जो सियक थे, सियक सेकंड हमारे इंपॉर्टेंट रूलर थे। पृथ्वी वल्लभ इंपॉर्टेंट रूलर थे। सिंधु राजा इंपॉर्टेंट रूलर हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है राजा भोज। राजा भोज का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। और नववर्मन, सॉरी, नरवर्मन और हमारे राजा हैं। और महल्क देव, तो ये हमारे आखिरी रूलर होंगे, जिनके बाद इनका जो परमार राजवंश है वो खत्म हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे इनकी सोच के बारे में, यानी कि हमें पता कैसे चलता है ये साम्राज्य कब से कब तक था, उसके बारे में थोड़ी डिटेल से चर्चा करते हैं। तो हमें पता चलता है जो हरसौला की कॉपर प्लेट्स हैं उसके बारे में, जो सियक सेकंड थे उन्होंने मेंशन कराया था एक राजा के बारे में, जिनका नाम क्या था, अकाल वर्षा था। अकाल वर्षा, नाम बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अकाल वर्षा, अकाल वर्षा। तो ये बहुत सारे हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि जो अकाल वर्षा थे वो एक्चुअली कौन थे, वो थे हमारे कौन, वो सीएक सेकेंडी थे, यानी कि इन्होंने अपने बारे में ही मेंशन करवाया हुआ था। और हम लोग बात करें
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, मुझे थोड़ा फिर से काम आ गया था, इसलिए मुझे बुला लिया गया था। तो फिर हम लोग बात कर रहे थे, जो परमार डायनेस्टी थी, इनके बारे में पता कैसे चलता था? उसके बारे में हम लोगों ने पहले हर्षोला कॉपर प्लेट के बारे में पढ़ लिया था, जो कि शीर्षक ने इसके बारे में मेंशन किया था, अकाल वर्ष के बारे में बताया था। तो हिस्टोरियंस मानते थे ये जो शीर्षक सेकंड था, इसने अपने बारे में ही लिखवाया था इसमें। और सहसांक चरित्र यानी कि एक किताब है, इसकी एक कहानी है, उसके शीर्षक यानी कि शीर्षक में मतलब टाइटल दिया गया परमार, तो उसके उससे हमें इनके बारे में पता चलता है कि इनके बारे में, परमार डायनेस्टी के बारे में। तो ज़्यादा कुछ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं और ज़्यादातर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। बस थोड़ी-थोड़ी मेन-मेन चीज़ें हमें याद होनी चाहिए इस डायनेस्टी के बारे में और चंदेलास के बारे में, उसको भी हम लोग इसी चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। हम लोग अब बात करेंगे डिक्लाइन क्यों हुआ? तो सबसे पहले हम लोग बात करें किसी भी साम्राज्य का जो कमज़ोर होता है, वो कब होता है? जब उसके शासक मजबूत नहीं होते हैं। चाहे वो हम लोग बात करें अशोक साम्राज्य हो या सॉरी मौर्यन एम्पायर हो चाहे गुप्ता एम्पायर हो, इन दोनों मतलब जितने भी बड़े-बड़े एम्पायर रहे हैं, उनका मेन रीज़न यही है डिक्लाइन का कि भैया उनके जो शासक थे वो क्या होने लगे, धीमे-धीमे कमज़ोर होने लगे थे। जैसे कि हम लोग बात करें हम लोग बात करें मौर्य एम्पायर की। अशोक का साम्राज्य आपने देखा होगा कितना बड़ा, इवन कि आज तक इंडिया इतना बड़ा नहीं है, इतना पहले उनके समय पे था। तो हम लोग देख रहे थे कि जो एम्पायर है वो कब कब मजबूत हो पाता है, जब उनके शासक बहुत ताकतवर होते हैं। तो वही इनका डिक्लाइन का कारण बना कि वीक रूलर्स आने लगे और जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि भोज के बाद के जितने भी राजा-महाराजा आए, वो इतने बड़े एम्पायर को सँभाल नहीं पाए, इस वजह से इनका पतन हो गया। दूसरा क्या था, इन्वेज़न हो रहा था बहुत ज़्यादा। जो परमार डायनेस्टी थी, इनको अलग-अलग जगह से इन्वेड कर रहे थे इनके पड़ोसी, जैसे कि वेस्टर्न चालुक्यास हुए, यादवास हुए, दिल्ली सल्तनत हुई, वघेल्स हुए, तो ये सब इनके ऊपर अटैक वगैरह कर रहे थे, तो फिर इनका जो एम्पायर था वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। और अब हम लोग बात करें आखिरी राजा कौन थे, महालका देव इनके आखिरी राजा थे और इन्हें मार दिया गया था किसकी इन्हें हरा और मार दिया गया था किसकी, जो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी की आप लोगों ने मूवी देखी होगी, खिलजियों का परचम बुलंद रहे, वही वाली, हाँ। तो उसका एक गवर्नर मतलब गवर्नर था जिसका नाम ऐन अल मुल्क मुल्तानी था, उन्होंने इनको मार दिया और हरा दिया और इनका यहाँ पे पतन हो गया। अब हम लोग बात करेंगे चंदेला डायनेस्टी के बारे में। तो दोनों डायनेस्टी को हम लोग इसी एक ही साथ निपटा दे रहे हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ी है नहीं, तो थोड़ा ही बहुत इनके अंदर भी है, थोड़ा बहुत उनके अंदर था। तो ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं होगा और जल्दी खत्म भी हो जाएगा। तो एक साथ 2-2 चैप्टर निपट जाएँगे हमारे। चंदेला डायनेस्टी की बात की जाए तो अब हाँ, जैसे कि हमें पता है कि हमने अभी हाल बोला था कि जो परमार डायनेस्टी थी, ये कहाँ बिलॉन्ग करती थी? ये एमपी में बिलॉन्ग करती थी। तो ये एमपी का पूरा एरिया है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो चंदेल से वो बुंदेलखंड रीजन में राज करते थे, ये सी बना है जहाँ पे और पी से परमार बना है। तो यहाँ पे हमारे परमार्स राज कर रहे थे, यहाँ पे चंदेल्स राज कर रहे थे, तो दोनों की अलग-अलग रीज़न है। मैंने अगर एमपी बोल दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाना। तो यहाँ पे जो बुंदेलखंड वाला रीजन है, बुंदेलखंड क्षेत्र है, तो यहाँ पे कौन राज कर रहा था? चंदेल्स राज कर रहे थे। तो यही लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो चंदेल डायनेस्टी थी उनकी पावर कहाँ पे थी? बुंदेलखंड रीजन में थी, जो कि प्रेज़ेंट डे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश है। हमाऊँ बुंदेलखंड, तो ऐसी भाषा बोली जाती है वहाँ पे। और ये इनका टाइम पीरियड भी वैसे ही रहा है 9th सेंचुरी से लेके 4th सेंचुरी तक। और अब हम लोग बात करें स्टार्टिंग में तो ये कोई राजा-महाराजा नहीं थे, जागीरदार थे किनके? गुर्जर प्रतिहारा के। और इसके बाद एक इनके महाराज आएँगे, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेंगे, जिनके बारे में हम लोग अगली स्लाइड में पढ़ेंगे अब। तो इनका टाइम पीरियड क्या है? इनका टाइम पीरियड है 831 एडी से लेकर 1315 एडी तक। और इनकी कैपिटल्स कौन-कौन सी रही हैं? खजुराहो तो भैया खजुराहो के मंदिर आप लोगों ने सूर्य मंदिर के बारे में सुना होगा। आप लोग बचपन से ही उनकी जो खजुराहो का सूर्य मंदिर है उसको बचपन से ही आई थिंक मुझे ध्यान है कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उसमें 3rd 4th वगैरह में भी आ जाता है और जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम वालों को भी पढ़ाता हूँ तो उसमें भी आ जाता है। तो खजुराहो मंदिर हर जगह में देखने को मिल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इवन कि आप लोग एमपी वगैरह में हैं तो बहुत फेमस है। और अरे इन्होंने मतलब अलग-अलग समय पे अपनी कैपिटल वगैरह बदली, जैसे कालंजरा हुआ, महोबा हुआ, तो इन्होंने अपनी-अपनी अलग-अलग कैपिटल्स बदली हुई हैं। और हम लोग बात करें इस डायनेस्टी के फाउंडर यानी कि चंदेला डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? तो नानक ने इसकी एस्टेब्लिशमेंट की थी कब? 831 एडी में। और इनका रूल कहाँ तक था? तो हम लोग बात करें इनका रूल कहाँ तक था, वही मैंने अभी बताया, बुंदेलखंड में। तो अब भैया इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम ये हो सकता है इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है एग्ज़ाम में, बुंदेलखंड तो आप लोगों को पता होगा, पर जबक भुक्ती ये एक्चुअली उस एरिया का नाम था, मतलब और पुराना नाम था उसी का। तो ये हमसे पूछा जाता है जजक भुक्ती क्या थी? तो एंशिएंट नाम के तौर पे पूछा जा सकता है हमारे एग्ज़ाम्स वगैरह में। हमें पता कैसे चलता है इनका राजकाल था, क्या कौन-कौन राजा थे? तो बेसिकली खजुराहो इंस्क्रिप्शन यानी कि पत्थर का शिलालेख था, उसके बारे में ननोक के बारे में लिखा है कि जो ननोक थे वो किसके वंशज हैं? ये ऋषि चंद्रशिला के वंशज हैं। तो ये उस शिलालेख में लिखा हुआ था। इम्पोर्टेंट रूलर कौन-कौन है इस राजवंश के, उनके बारे में बात कर ले रहे हैं। यशोवर्मन,
धंग यानी कि इम्पोर्टेंट इनकी इनकी डायनेस्टी के सबसे इम्पोर्टेंट रूलर कौन-कौन है? धंग हुए और विद्याधर हुए। यही रूलर हमारे मतलब इनकी डायनेस्टी के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं। और कौन है? कीर्तिवर्मन हुए, परमावर्दी देव हुए और वीर बर्मन सेकंड हुए। तो ये हमारे क्या है फेमस रूलर्स हैं चंदेला डायनेस्टी के। अब हम लोग बात करें इनका विस्तार वगैरह कैसे वगैरह हुआ यानी कि एक्सपेंशन वगैरह कैसा किया उसके बारे में बात करते हैं। तो यशोवर्मन ने क्या किया ये पहले इंडिपेंडेंट किंग थे। तो इंडिपेंडेंट किंग थे तो इन्होंने क्या किया था कालिंजर की खाड़ी जीत ली थी। यानी कि कालिंजर पहाड़ी पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। और जो अभी हमने बात किया था धंग के बारे में बात की थी तो धंग ने क्या किया था, धंग भैया बड़े खिलाड़ी आदमी। बहुत इवन की हम लोग बात करें ग्वालियर का किला बहुत बड़ा है एक्चुअली आप लोग अगर विज़िट करने गए हो मैं तो जा नहीं पाया बस ग्वालियर के आस-पास ही घूमता रहा था। किले पे नहीं जा पाया पर इच्छा तो हो रही थी किले में जाने की पर घूम नहीं पाया था। तो वही सीन है कि भैया चला जाता तो पता चल जाता हाँ, कितनी पावर थी इनके पास धंग के पास। तो धंग ने बेसिकली जो ग्वालियर का फोर्ट था वो कब्ज़ा कर लिया था। मैं भी देख पाता काश को। फ़ोटोज़ वगैरह में देखा है पर एक्चुअली मैंने नहीं देखा है। और हम लोग बात करें विद्याधर ने प्रोटेक्ट किया था क्या अपना किंगडम मतलब जो महमूद ऑफ गज़नी, गज़नी का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। वही वो कुतुबुद्दीन ऐबक के मालिक उन्हीं के बारे में बात चल रही है। और हम लोग बात करें इन्होंने प्रतिहारा किंग जिनका नाम था राजपाल, कन्नौज के राजा थे, इनको मार दिया था। तो यही उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। जो कि हमसे पूछे जा सकते थे। अब हम लोग बात करेंगे डिक्लाइन के बारे में, तो कैसे क्या-क्या कारण थे जिसकी वजह से इनका जो राजवंश था, वो धीमे-धीमे कमज़ोर होने लगा और इनका जो वो था पतन आ गया, यानी कि अंत आ गया। तो अंत कैसे-कैसे आया उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो इनका डिक्लाइन हुआ स्टार्ट कब? 13th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ क्योंकि इनके बीच में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है आंतरिक ज घर घर के भैया घर का भेदी लंका ढाए, चाचा का लड़का कह रहा हमें राज चाहिए, मामा का लड़का कह रहा हमें राज चाहिए, तो ये सीन होता है कि घरेलू विवाद चलते रहते हैं। और एक्सटर्नल का मतलब बाहरी आक्रमण कि बाहर से कौन-कौन अटैक कर रहे थे हमने पिछली बार ही बता दिया था। तो इनको बेसिकली जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो उन्हें हरा देगा बाद में देखेंगे हम लोग, वो बहुत ज़्यादा अटैक करेगा इनके ऊपर। जो गज़नविद यानी कि जो गज़नी था उसने बहुत सारे अटैक करवाए थे इनके ऊपर और इस वजह से जो इनका साम्राज्य था वो कैसा हो गया था, कमज़ोर हो गया था। और हम लोग बात करें दिल्ली सल्तनत के अंडर में मतलब जब कुतुबुद्दीन ऐबक था तो उन्होंने उनके ऊपर चंदेला किंगडम के ऊपर अटैक किया था। तो हम लोग बात करें कि इस दिल्ली सल्तनत की एस्टेब्लिशमेंट कब कब से हो गई थी? जब गुलाम वंश के राजा कुतुबुद्दीन ऐबक को स्थापित कर दिया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक थे किसके? गुलाम थे किसके? गज़नी के। जब वो वहाँ पे वापस चला गया, तो इन्हें यहाँ का राजा बना चला गया था और बाद में इन्होंने बहुत अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश भी की थी। इनके बेटे को मार दिया गया था फिर। आप लोग मतलब लोधी डायनेस्टी वगैरह या फिर दिल्ली सल्तनत वगैरह पढ़ेंगे तो आपको डिटेल से बताया जाएगा इसके अंदर। अब हम लोग बात करेंगे जो चंदेला पावर्स थी वो धीमे-धीमे डिक्लाइन होती गईं कब? क्योंकि लोकल जो हमारे राजा थे जैसे कि बुंदेलास हुए, भगेलास हुए और खांगर्स हुए तो ये सब क्या कर रहे थे इनके ऊपर अटैक कर रहे थे तो इनका धीमे-धीमे राइज़ हो रहा था और चंदेलास का क्या हो रहा डिक्लाइन हो रहा था। और आई थिंक हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट हो गया है क्योंकि ये अगला वीडियो डला था। उम्मीद है कि आपको चंदेल राजवंश और परमार राजवंश अच्छे तरीके से समझ में आए हों और जो मुझसे थोड़ी बीच-बीच में थोड़े यहाँ पे मैं थोड़ा चला गया था, थोड़ा काम पड़ गया था ज़रूरी। इस वजह से थोड़ा बीच-बीच में ग्लिच वगैरह आएँगे तो उसके लिए पहले ही मैं सॉरी बोल दे रहा हूँ। और बाकी उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया तो इतना कुछ टफ वगैरह है भी नहीं और अच्छे तरीके से मार्क वगैरह, मैपिंग वगैरह हम लोगों ने सब देखी है। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया और अगर थोड़ा बहुत भी कहीं डाउट लगे तो आप लोग बेझिझक होके कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको कमेंट कर दूँगा, कमेंट में आंसर देने की कोशिश कर दूँगा उसमें। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और हाँ, थोड़ी अनाउंसमेंट मैं पहले ही कर दे रहा कि हम लोगों ने मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एंशिएंट हिस्ट्री के वीडियो डल चुके हैं और इवन कि अगर आप लोगों को यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी हो, तो यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए हम लोग आने वाले समय में कुछ वीडियोज़ वगैरह अपलोड करेंगे और इवन कि कुछ वीडियोज़ मैंने पहले ही डाल दिए हैं और बाकी के जो अलग-अलग सब्जेक्ट्स रहते हैं, तो वो धीमे-धीमे हम लोग अपलोड करते चले जाएँगे समय के साथ-साथ। और बस इतना ही कहना था मुझे और कुछ नहीं।